लोकसभा चुनाव के मतदान की घड़ी नजदीक आ गई है। पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से मैदान में पहले चरण से ही बढ़त बनाने की जोर आजमाइश लगातार जारी है। अगले लगभग 50 दिनों में समय के साथ कई नए मुद्दे भी उभरेंगे और चुनाव का रंग रूप भी बदलता दिखेगा। पर एक पहलू यह भी है कि राजनीतिक दल लगभग आधी लड़ाई शुरू होने से पहले ही पर्दे के पीछे लड़ लेते हैं। चुनाव की औपचारिक घोषणा से लगभग 2-2.5 महीने पहले हर दल अपनी व्यूह रचना तैयार करने में जुटा था, जो कि मैदानी जंग का मुख्य आधार रहा। इसमें सीटवार सर्वे और उम्मीदवार तय करने से लेकर दूसरे खेमे के मजबूत पहलवान को तोड़ने से लेकर वोटर को प्रभावित करने के लिए सही मुद्दों की पहचान यानी कि घोषणा पत्र, ऐसे कई विषय तय किए जाते हैं। राजनीतिक पार्टियों के लिए 2-2.5 महीने का वो काल होता है जब अखाड़े में उतरने से पहले अपनी कसरत राजनीतिक दल करते हैं। जिसकी जितनी कसरत वो उतना फिट। तो उसके बाद जरूरत होती है ये तय करने की कि अखाड़े में पैर न फिसले, जिससे राजनीति में जुबान न फिसलना कहना ज्यादा उचित होगा। प्रसिद्ध कहावत है, युद्ध मेज पर जीते जाते हैं, यानी किसी भी लड़ाई के लिए रणनीति सबसे अहम होती है। चुनावी जंग इससे बहुत अलग नहीं है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 400 पार के नारे के साथ राजनीतिक विमर्श ऐसे मोड़ पर है जहां चर्चा जीत और हार की नहीं बल्कि इस बात की हो रही है कि सचमुच पार या उससे पीछे, यानी चित मैं जीता पट तुम्हारे। यह बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा है जिसने जंग का माहौल तैयार किया। जवाब में आम आदमी पार्टी, संघ, कांग्रेस और विपक्षी दलों ने संविधान को खतरे में बताकर मतदाताओं के बीच बहस छेड़ने की कोशिश की है, लेकिन 400 पार के नारे को टक्कर देने लायक कोई ऐसा नारा तैयार नहीं किया जा सका है जो जुबान पर चढ़ सके। हरियाणा में बीरेंद्र और बिहार में पप्पू यादव को कांग्रेस ने जोड़ा। हाल के दिनों में कांग्रेस ने हरियाणा में चौधरी बीरेंद्र सिंह की फिर से पार्टी में लगभग 10 साल बाद वापसी करवाई, एक माहौल तैयार करने की कोशिश की। तो बिहार में पप्पू यादव के जरिए एक मजबूत उम्मीदवार को अपने पाले में लेकर कांग्रेस आई। हालांकि इस पूरी कवायद पर पानी फिर गया जब कांग्रेस अपने दोस्त राजद को मना नहीं पाई। कांग्रेस बार बार चुनाव लड़ने के लिए फंड की कमी का रोना रो रही है। ऐसे में रणनीति ये भी है, मेज पर ही तैयार हुई कि राज्यों में कुछ ऐसे उम्मीदवार उतरें जो खुद को भी फंड कर सकें और आसपास की सीटों पर कुछ दूसरे साथी उम्मीदवारों को भी मदद पहुंचाएं। दोनों तरफ से राजद और सपा जैसे क्षेत्रीय दलों की मेज रणनीति बता रही है कि वो गठबंधन होने के बावजूद कांग्रेस को मजबूत होना नहीं देना चाहते हैं। उनकी प्राथमिकता में राज्य भी है और उनका अपना काडर भी है, उनकी अपनी सियासत है। उधर बीजेपी के लिए कर्नाटक बहुत अहम है। वहां भाजपा ने मैसूर क्षेत्र में ओबीसी को एकजुट करने के लिए मैसूर से राजा यदुवीर को पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए मनाया। रोचक तथ्य यह है कि उन्हें मनाने के लिए पार्टी को उनके धर्मगुरु तक जाना पड़ा। धर्मगुरु ने राजा की माता को तैयार किया और माता ने पुत्र को, तब जाकर राजा तैयार हुए। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता अशोक चौहान का भाजपा में प्रवेश भी इसी बड़ी रणनीति का हिस्सा था। बताया जाता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के टूटे धड़े के नेता एकनाथ शिंदे और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के टूटे धड़े के नेता अजित पवार के बावजूद कुछ कमी बीजेपी को लग रही थी। ये दोनों नेता अपनी अपनी पुरानी पार्टी के 50% से ज्यादा वोटर्स को पाले में लाने में असमर्थ यानी नाकाम दिख रहे थे और ये कमी चौहान के आने से पूरा होने का आकलन लगाया गया। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से मनोज पांडे जैसे सपा नेता को पार्टी में शामिल कराकर अमेठी के बाद रायबरेली में भी जीतना कांग्रेस के लिए कठिन कर दिया है। बताया जाता है कि इस बार भाजपा ने उत्तर भारत, दक्षिण भारत के लिए अलग अलग कमिटीज बना दी थी। हालांकि एक दल से दूसरे दल की तरफ जा रहे नेताओं ने पूरी चर्चा के बाद सहमति के आधार पर हजारों की संख्या में जुड़े, लेकिन असली लड़ाई मैदान में ही होनी है। पर्दे के पीछे का काम समानांतर यानी पैरेलल चलता रहेगा। रणनीतिकार नए नए विमर्श गढ़ेंगे। इंटरनेट मीडिया से लेकर जुबानी जंग के जरिए मतदाताओं को अपने पाले में लाने की, खींचने की कोशिश करेंगे और वो मसलन किया भी जा रहा है। और समझिए कि रणनीति क्या है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से मनोज पांडे को शामिल कराया। चीफ विप थे, राज्यसभा चुनाव के दौरान तोड़ा और अमेठी के बाद रायबरेली की ऊंचाहार से विधायक हैं और ये सपा को भी कमजोर करेगा, कांग्रेस को भी चुनौती देगा मनोज पांडे का बीजेपी में आना। बीजेपी ने उत्तर भारत, दक्षिण भारत के लिए अलग अलग कमिटीज बनाई थी और उसका असर भी दिखा। अलग अलग राज्यों में बीजेपी ने दूसरे दलों के बड़े नेताओं को अपनी पाले में लाने की रणनीति पर काम किया है। सिर्फ बीजेपी नहीं, दूसरे दल भी ऐसा कर रहे हैं। कांग्रेस ने पप्पू यादव, विजेंद्र सिंह को भी अपनी पार्टी में शामिल कराया और साथ ही फंड से लेकर आसपास की सीटों पर जातीय समीकरण साधने की कोशिश भी इन नेताओं के जरिए भी की गई है। बीजेपी भी मसलन यही कर रही है। खास करके जो गढ़ रहे हैं राजनीतिक दलों के, विपक्षियों के, विरोधियों के, उनको बीजेपी भेदने के लिए
वहां से नेता अपनी पार्टी में लगातार जोड़ती रही। सिंधिया उसमें एक बड़ा नाम थे। 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, इस बार प्रत्याशी बनाए गए हैं। और न सिर्फ वो अपने आए बल्कि लगभग 20 से ज्यादा विधायक भी भाजपा में शामिल हुए थे। और इसका बड़ा असर इस चुनाव में भी देखा गया जब ग्वालियर चंबल में बीजेपी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। सिंधिया को अब प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरह से मनोज पांडे ऊंचाहार से विधायक हैं। रायबरेली की सीट से उनका बीजेपी में आना ब्राह्मण वोटर्स के साथ साथ उनकी पकड़ जो है उस पूरे इलाके में उसको भी और मजबूत करेगी। यानी रायबरेली, जहां सोनिया गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी, कांग्रेस अब तक प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है, वहां बीजेपी इस बार पूरी ताकत से ये सीट छीनने की कोशिश में है, जीतने की कोशिश में है। इसी तरह से अशोक चौहान को बीजेपी ने पार्टी में शामिल कराया। उसके पीछे आकलन ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे और साथ ही अजित पवार दोनों नेताओं ने अपनी मूल पार्टियों को तोड़ा या मूल पार्टी पर दावा किया, उन तमाम कोशिशों के बावजूद 50% वोट शेयर अपनी मूल पार्टी का वो शिफ्ट कराने में नाकाम दिख रहे हैं, ऐसा आकलन है। और उसकी भरपाई के लिए बीजेपी दूसरे दलों के नेताओं को अपने साथ महाराष्ट्र में लेकर आई और उसमें सबसे बड़ा नाम अशोक चौहान का है। उनको पार्टी में जगह दी गई। पीएम से मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई थी और चुनावी रण में भी वो ताकत आजमाएंगे। यही रणनीति बीजेपी ने साउथ के स्टेट्स में भी अपनाई है। चाहे जगदीश शेट्टार की बात की जाए, पार्टी छोड़कर चले गए थे, कांग्रेस में थे, वापस आए, बीजेपी ने उनको फिर से टिकट भी दिया है। एआईडीएमके के नेताओं को भी बीजेपी ने इसी तरह से तमिलनाडु में अपनी पार्टी से मौका दिया। अलायंस पार्टनर्स भी नए बीजेपी ने तलाशे, खास करके कुछ दलों से गठबंधन का प्रयास भी किया गया। मसलन अकाली दल से बातचीत की कोशिश लगातार की गई, लेकिन एक वक्त पर बातचीत रुकी और गठबंधन फाइनल नहीं हो पाया। लेकिन बड़ी टक्कर जो है वो जेडीयू के आने से बीजेपी ने इंडिया अलायंस को दी, नैरेटिव को तोड़ा। खास करके वो नीतीश कुमार जिनके इर्द गिर्द पूरा इंडिया अलायंस कुनबा एकजुट हुआ था या बुना गया था, उसकी बुनावट जो है नीतीश कुमार ने की थी, ऐसा कहा जा रहा है, तो उनको भी तोड़ा। नैरेटिव की लड़ाई है और चुनाव भले अभी शुरू हो रहे हैं, चुनाव का प्रचार अभी शुरू हो रहा हो, लेकिन जो कहते हैं ना कि मेज पर जो जंग लड़ी जाती है वो पहले से ही चल रही थी। और दोनों ही तरफ, चाहे बीजेपी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, दूसरे दल के जो नेता हैं वो भी इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये रणनीति कामयाब कितनी होगी, ये बड़ा सवाल है। और मेज की रणनीति का जमीन पर वोटों पर असर कितना होगा, ये भी वक्त बताएगा। खास करके 4 जून की तारीख जिसका इंतजार, और उससे पहले ये 7 फेज के इलेक्शन अलग अलग व्यूह की तरह हैं जिनको इन दलों को भेदना होगा। महीनों पहले से ही पार्टियों के व्यूह की रचना शुरू हो गई थी और उनको समझा आपने किस तरह से राज्यवार। ये लंबी लड़ाई थी और लंबी लड़ाई के साथ ही अब नैरेटिव की लड़ाई भी है। एक तरफ विजेंद्र सिंह की तस्वीर आप देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री है वीरेंद्र सिंह, और उनके बेटे को बीजेपी ने सांसद बनाया। लेकिन इस बार वो वापस अपनी पार्टी कांग्रेस में चले गए। लगभग 10 साल तक उनका बीजेपी का जो सफर था वो खत्म हुआ और वीरेंद्र अपने बेटे के साथ कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं। उनकी पत्नी जो कि विधायक भी रही हैं, वो भी इसी तरह से कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। पप्पू यादव को भी कांग्रेस अपने पाले में लेकर आई, उनकी पार्टी का विलय कराया गया, लेकिन उनकी सीट को लेकर कोई क्लैरिटी जब नहीं दिखी तो पूर्णिया से पप्पू यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि इतनी लड़ाई के बाद भी कांग्रेस ने उनको निष्कासित नहीं किया है। सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ सहयोगी अक्षय राय लाइव कनेक्ट हैं। अक्षय, कहा जा रहा है कि महीनों पहले से ही व्यूह की रचना पार्टियों ने शुरू कर दी थी। जो मेज की रणनीति है वो लगातार चल रही थी, लेकिन अब मेज से उतरकर जमीन पर यानी जंगी मैदान में लड़ाई लड़ी जा रही है। कैसे ये प्लानिंग बीजेपी ने की और कांग्रेस ने कैसे पैरेलल अपनी प्लान सेट किए? देखिए आयुष, साफ तौर पर है कि अगर प्लानिंग की बात की जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस से आगे निकलती हुई दिखी है प्री पोल प्रेफरेंस में। और साफ तौर पर है कि पहले से ही नारा गढ़ना शुरू कर दिया था बीजेपी ने कि वो 400 पार जा रहे हैं। बीजेपी के जो कन्वेंशन हुआ था उसी में 400 पार का नारा दिया गया था और उसके बाद बीजेपी लगातार उस मुद्दे पर आगे बढ़ती रही। कांग्रेस और जो सहयोगी दल हैं, इंडिया घटक दल के
जो सहयोगी हैं उनमें कहीं ना कहीं तकरार हर मुद्दे पर देखने को मिली है। तो प्री पोल प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन या कांग्रेस जरूर पीछे नजर आई है, लेकिन चुनाव की घोषणा होने के साथ ही बीजेपी ने जहां अपने रथ को तेज दौड़ाना शुरू कर दिया है, कांग्रेस और सहयोगी दल भी उसी रेस में आगे निकलने की होड़ मची हुई है। हालांकि अगर देखा जाए तो कैंडिडेचर के हिसाब से भी बीजेपी कहीं ना कहीं आगे निकलती हुई दिखी है। अब तक लगभग 440 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने घोषित कर दी है। कांग्रेस जो अभी घोषित जो कर पाई है उसमें लगभग 245, और ये माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है, उसके बाद लगभग 15 उम्मीदवारों की और घोषणा हो सकती है, यानी कि 260 का आंकड़ा फिलहाल कांग्रेस टच कर सकती है। तो देखना दिलचस्प भी होगा कि किस तरह से बीजेपी के जो रथ पर सवार है, जीत पर सवार है कांग्रेस और उसके घटक दल, उसको किस तरह से रोक पाते हैं। हालांकि इतना आसान लगता नहीं है। कांग्रेस हालांकि दावे करती रही है कि भले ही बीजेपी कुछ भी कहे, 400 पार के नारे एनडीए और बीजेपी पार करने की बात करें, लेकिन धरातल पर वो दिख नहीं रहा है। जबकि बीजेपी लगातार, अगर उनके शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो उन्होंने प्लानिंग तो की ही, साथ ही साथ तमाम मुद्दों पर जिस तरह से वो आक्रामक रहे, चाहे प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, गृह मंत्री जो हैं, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, सभी ने अपनी प्लानिंग बेहतर तरीके से की है। और प्रधानमंत्री तो अभी तक लगभग 30 से ज़्यादा रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। और चुनाव की घोषणा होने के बाद बीजेपी ने अब रफ्तार बढ़ा दी है। कल हालांकि बीजेपी अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी करने जा रही है। कांग्रेस 9 दिन पहले ही घोषणा पत्र को अपने कर दिया है, जिसको न्याय पत्र दिया गया है। अब गारंटी की बात कही गई है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो 5 न्याय और 30 गारंटी की बात कर रही है, जबकि बीजेपी अपने संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी को प्रमुखता से रखने जा रही है। और प्रधानमंत्री जिस तरह से लगातार विपक्ष पर निशाने ले रहे हैं, कहीं ना कहीं पोल प्रिपरेशन में या फिर अगर अभी की हालात देखें तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपने जो विपक्षी दल हैं उनसे आगे हुए निकलती हुई दिख रही है। लेकिन कहते हैं कि चुनाव में जनता सब कुछ होती है और जनता को ही तय करना होता है कि आखिरकार किसको वो मतदान करेंगे। सियासी समीकरण में अगर देखा जाए तो 102 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है और अधिकतर सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। सभी अगर देखा जाए तो कांग्रेस और सहयोगी दलों ने भी घोषणा की है। उम्मीदवारी पर अगर देखा जाए तो अभी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा का संयुक्त रैली जो बात कही जा रही थी अभी तक नहीं हो पाई है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर, गाजियाबाद सहित तमाम जगहों पर, मेरठ, उन्होंने तमाम जगहों पर अपनी तैयारियों का पुख्ता किया है, जाकर के संबोधन भी दिया है। अमित शाह आज खुद पहुंच रहे हैं नोएडा, वहां पर लोगों को अपने पाले में करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अभी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी बेल्ट में अभी तक नहीं उतर पाई है। ये देखना दिलचस्प होगा कि रैली जो होती है वो पहली कब होती है संयुक्त रूप से। ये कहा जा रहा है कि जल्द ही 1-2 दिन बाद रैली को संबोधित राहुल गांधी और अखिलेश यादव करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो चुनावी समीकरण है उसके हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी रणनीतियों के हिसाब से, अपने चुनावी समीकरण के हिसाब से कांग्रेस पर भारी पड़ती हुई दिख रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं, चाहे वो राजद हो या फिर सपा हो और अन्य जो दल हैं, वो जरूर मोदी के रथ को रोकने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर वो कितना है अभी तक न सिर्फ कांग्रेस को भी नहीं पता और विपक्षी दलों को भी नहीं पता। अब साफ तौर पर है कि सियासत कितनी आगे बढ़ती है ये देखना दिलचस्प जरूर होगा। और साफ तौर पर है कि तमाम जगहों पर जिस तरह से बीजेपी ने अपना अगर कहें तो तैयारियां जिस तरह से की है वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आयुष बताने के लिए काफ़ी है कि बहुत कुछ चल रहा है बीजेपी के दिमाग में। अक्षय, अगर ज्वाइनिंग की बात की जाए, बीजेपी ने भी एक अपनी अलग तैयारियां की थी। विनोद तावड़े के नेतृत्व में कई बड़े नेताओं को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, चाहे जगदीश शेट्टार की बात की जाए, अशोक चौहान की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में भी कई नेताओं को इसी तरह से मौका दिया गया, बीजेपी में ज्वाइन कराया गया। ये रणनीति नैरेटिव को लेकर है कि नैरेटिव कांग्रेस कमजोर पड़ रही है, ये सेट करने के लिए है या वोटों की कमी को उसकी भरपाई करने के लिए है?
देखिए आयुष, सबसे बड़ी बात ये रही है कि बीजेपी ने हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो कई बड़े चेहरों को अपने पाले में शामिल कराया है, चाहे अशोक चौहान की बात कही जाए या फिर मैसूर से जो राजा रहे हैं उनको बीजेपी ने मैसूर से उतार दिया है। नरसिम्हा का वहां से जिस तरह से टिकट काटा गया, उसके बाद उनके धर्मगुरु को बीजेपी ने मनाने के बाद उनका टिकट वहां से फाइनल कर दिया है। इसके अलावा देखा जाए तो हिंदी बेल्ट में भी तमाम बड़े चेहरों को बीजेपी शामिल कराने में जुटी रही। हालांकि कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। शुरू से जो उनके सिटिंग एमपी हैं उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। राहुल कसवा वो चुनावी मैदान में है। इसके अलावा पप्पू यादव को जिस तरह से कांग्रेस अपने पाले में लेकर के आई, हालांकि वहां पर अभी समीकरण साधने में कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिल पाई है, क्योंकि पप्पू यादव को सीट नहीं दे पाई। अब साफ तौर पर है कि जिस तरह से पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे, वहां पर राजद ने अपने आप को मजबूत पाया। वहां पर बीना देवी उम्मीदवार बना दी गई। वहां पर कहीं ना कहीं समीकरण जो कांग्रेस का संजय निरुपम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले उससे पहले उनको अक्षय बाहर का रास्ता दिखा गया। वही रणनीति पप्पू यादव को लेकर कांग्रेस की क्यों नहीं है, जबकि वो तो चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं? और देखिए, सबसे बड़ी बात यह रही है कि पप्पू यादव पार्टी में शामिल हुए थे और कांग्रेस ने उनको वादा किया था कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, और इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भी किया। लेकिन आपने देखा होगा कि जब पप्पू यादव ने ऐलान किया उसके बाद भी आलाकमान ने उन पर कठोर नहीं होने का फैसला किया। हालांकि राजद की तरफ से जो हवाले से जो खबरें आई कि राजद के नेता नहीं चाहते कि पप्पू यादव वहां से चुनाव लड़े। अगर निर्दलीय हैं तो कांग्रेस उस पर कार्रवाई करे, लेकिन अभी फिलहाल वो मामला अभी ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है। पप्पू यादव को हो सकता है कि कांग्रेस बनाने में कामयाब हो जाए। लेकिन अगर संजय निरुपम की बात करें तो महाराष्ट्र की कांग्रेस इकाई में उनका एक बड़ा कद था, लेकिन इसके बावजूद भी वो लगातार बीजेपी के समर्थन में बोलते रहे। इसके अलावा जो इंडिया घटक के दल हैं, खास करके शिवसेना उद्धव गुट को लेकर के उन्होंने तमाम बातें की, और यही वजह रही है कि नाना पटोले के नेतृत्व में वहां पर कांग्रेस ने यह फैसला किया कि अब बहुत ही देर हो चुकी है। 7 दिन 8 दिन से लगातार वो बोल रहे थे, और उसके बाद कांग्रेस ने उनको निकालने का फैसला किया। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में समय का खेल सब कुछ होता है। अगर टाइमिंग के हिसाब से अगर खेल खेला जाए तो वो फायदेमंद हो सकता है। अगर थोड़ी सी टाइमिंग गड़बड़ाई तो फिर जनता भी समझती है और वहां से हाथ मसला निकल भी जाता है। पप्पू यादव के मामले में तो टाइमिंग थोड़ी सी शायद मिस कैलकुलेट हो गई कांग्रेस की तरफ से, लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे विजेंद्र सिंह के मामले को लेकर कांग्रेस कितनी कामयाब दिख रही है हरियाणा में, हिसार के पूरे इलाके में? अक्षय, देखिए, चौधरी अगर वीरेंद्र सिंह की बात करें तो निश्चित रूप से हरियाणा के दिग्गज नेता रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस संगठन में तमाम चीज़ें संभाली। हालांकि वो फिर बीजेपी में चले गए, वहां से अपने बेटे को सांसद बनाया। लेकिन फिलहाल क्योंकि वो चाहते थे कि हिसार में एक बड़ी रैली आयोजित किया जाए, कांग्रेस आलाकमान उसके लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान को लगता था कि अगर ऐसा हम करेंगे कि किसी को ज्वाइन कराने के लिए, फिर से वापस लेने के लिए इतनी बड़ी रैली में पहुंचेंगे तो फिर दूसरी जगह से डिमांड आ सकती है। इसीलिए उनको कांग्रेस मुख्यालय में शामिल कराया गया। लेकिन ये माना जा रहा है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के लिए एसेट्स एक बार फिर से साबित हो सकते हैं। उनके बेटे को फिलहाल टिकट भी दिया जा रहा है। ये खबर आ रही है कि जो केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक है उसमें मुहर भी लगाई जा सकती है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उनको वापस तो ले लिया, लेकिन अब कितने वो बेहतर हो पाएंगे कांग्रेस के लिए, कितना वो चुनाव में लाभ पहुंचा पाएंगे, ये अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन कांग्रेस आलाकमान मानता है और कांग्रेस के जो संगठन में कर्ता धर्ता हैं वो ये मानते हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के आने से कहीं ना कहीं कांग्रेस को वहां हरियाणा में मजबूती मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि बीजेपी ने जो कांग्रेस जो उम्मीदवार घोषित किए हैं, 6 उम्मीदवार जो घोषित किए गए हैं, अधिकतर अगर देखा जाए मनोहर लाल खट्टर को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर वो रहे हैं जिनकी की जो राजनीति रही है वो उन्होंने कांग्रेस से शुरुआत की है। ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट कांग्रेस देखती है, क्योंकि वो मानती है कि बीजेपी के पास उनके पास चेहरे नहीं हैं। अभी जिस तरह से एक अलग तरीके का समीकरण वहां पर देखने को मिला है हरियाणा में, खास करके कांग्रेस के दिग्गज हुआ करते थे, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष थे, फिर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। अशोक तंवर की मैं बात कर रहा हूं, और अशोक तंवर का विरोध काफी वहां पर देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेस ये मानती है कि जो विरोध बीजेपी प्रत्याशियों का हो रहा है उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है।
लेकिन हर जगह ये ऐसी चीजें नहीं है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी जाटों को साधने की कोशिश जारी है, क्षत्रियों को साधने की कोशिश जारी है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि समीकरण को पूरी तरह से साध लिया जाए। संजीव बालियान का विरोध मुजफ्फरनगर में हो रहा है। मेरठ में भी कुछ ऐसी बातें चली है कि जो 84 गांव हैं वो चाहते हैं कि कई जगहों से सीट बदला जाए, लेकिन अब क्योंकि नामांकन हो चुके हैं तो ये सब संभव नहीं है। अब बीजेपी कोशिश कर रही है कि अंदरूनी तरीके से जो कला है उसको थामा जा सके, और इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम जो बड़े नेता हैं वो मेरठ हो, सहारनपुर हो, बागपत हो, वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो कांग्रेस के नेता हैं अभी तक फील्ड में पहुंचते हुए उतने नहीं दिखे हैं। हालांकि राहुल गांधी राजस्थान में दिखे हैं, इसके अलावा तमिलनाडु में भी वो दिखे। कल तमिलनाडु में उन्होंने रैली भी की और स्टैलिन के साथ उन्होंने मंच साझा किया। भारी भीड़ भी देखने को मिली है, लेकिन साउथ में कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत पा रही है, वहां पर ज्यादा फोकस कर रही है। नॉर्थ में अभी तक यूपी में उनकी शुरुआत नहीं हो पाई है। हालांकि आज जरूर रहा कि प्रियंका गांधी उत्तराखंड पहुंची थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। अब साफ तौर पर है कि किस तरह से कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और इसके अलावा सपा के साथ उनका तालमेल जो रहता है वो किस तरह से आगे बढ़ता है, क्योंकि अभी तक दोनों दलों ने संयुक्त रैली संबोधित नहीं किया है जब से चुनाव घोषित हुआ है। हालांकि आगरा में जरूर जाकर के राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा चल रही थी, अखिलेश यादव ने वहां पर समर्थन दिया था। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव क्योंकि अब तेजी से नजदीक आ रहा है, पहला चरण का जो मतदान होगा वो 19 अप्रैल को होना है। उससे पहले कहीं राहुल गांधी, अखिलेश यादव की रैली देखने को मिलती है नहीं मिलती है। ये माना जा रहा है कि 1-2 दिन बाद इनका बुलंदशहर में रैली आयोजित की जा सकती है और मेरठ भी इनको जाना हो सकता है। जी, खास करके महाराष्ट्र और बिहार, ये दो ऐसे राज्य जहां बीजेपी अपने अलाइज की वजह से सत्ता में है, मजबूत तो खुद है, लेकिन ज्यादा सीटों के लिए बीजेपी को अपने सहयोगी दलों की भी जरूरत है। इन दोनों राज्यों में बाकी नेताओं को पार्टी में ज्वाइन कराना या अपने गठबंधन पार्टनर से जोड़ने के पीछे क्या रणनीति दिख रही है? क्या बीजेपी महाराष्ट्र और बिहार को लेकर कोई भी कोताही नहीं चाहती है, या पूरी ताकत से लड़ना चाहती है, या कोई और इसमें एंगल दिख रहा है? अक्षय, आयुष, सबसे बड़ी बात ये रही है, अगर महाराष्ट्र की चर्चा करें तो आपने देखा होगा कि जब महाविकास आघाड़ी ने सरकार बनाई थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद शरद पवार हो या फिर कांग्रेस नेतृत्व हो, उनको लगातार समर्थन देता रहा। लेकिन जिस तरह से शिंदे टूट करके बीजेपी में शामिल हुए, फिर सरकार एनडीए की वहां पर बन गई, अजीत पवार फिर शरद पवार से टूट करके पहुंचे, कहीं ना कहीं एनडीए अपने आप को मजबूत मान रहा था। लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कि कांग्रेस अपने आप को मजबूत पा रही थी, शरद पवार की पार्टी अपने आप को मजबूत दिखा रही थी, और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे का भी प्रभाव देखने को मिल रहा था। इसीलिए अशोक चौहान को अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए में लेकर के शामिल होने गई, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो समीकरण है, जो वोट परसेंटेज है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पैमाने पर खरा नहीं उतर रहा था। वो शिंदे भी नहीं कर पा रहे थे और इसके अलावा अजित पवार भी वहां पर उतना वोट बैंक का जुगाड़ नहीं कर पा रहे थे, और इसीलिए अशोक चौहान जो कि कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, वहां के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और उनको वहां पर शामिल कराया गया। साफ तौर पर है कि वहां पर समीकरण साधने की कोशिश की गई। अब एनडीए और एनडीए किस तरह से अपने समीकरण को साधते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। जहां तक बिहार का सवाल है तो कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी, साथ ही साथ रामविलास पासवान की जो पार्टी रही है, चिराग पासवान उसको लीड कर रहे हैं, वहां भी जमुई सीट को देखा जाए तो सहयोगी दलों का भी साथ उतना ही जरूरी है सभी मुख्य दलों के लिए। बहुत शुक्रिया अक्षय आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक अहम जानकारी आपको बता दें कि देखा आपने किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है।